नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पर कभी सोचा है कि इतने बड़े और विविध देश को चलाने के नियम आखिर बनाता कौन है? सवाल तो सीधा सा है, पर इसका जवाब वो बड़ा दिलचस्प है। चलिए आज भारत की इसी नियम पुस्तिका को खोलकर देखते हैं। तो सवाल बिल्कुल साफ है, असली पावर किसके पास है? दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार के या फिर राज्यों की अपनी अपनी सरकारों के? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। इस सवाल का जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि भारत के संविधान में मिलता है। हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत आगे की सोची थी और इस मुश्किल सवाल को सुलझाने के लिए एक बहुत ही क्लियर और जबरदस्त सिस्टम बनाया। और ये जो व्यवस्था है, ये 3 लिस्ट्स के रूप में हमारे सामने आती है। इन्हें आप शक्ति के 3 अलग-अलग बक्से समझ सकते हैं। और यही 3 सूचियां हैं जो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच पावर के बंटवारे की बुनियाद है। पहली है संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट। इसमें वो सारे मामले आते हैं जो आप कह सकते हैं पूरे देश के लिए एक जैसे जरूरी हैं, जैसे देश की रक्षा, फॉरेन अफेयर्स या फिर रेलवे। इन पर कानून बनाने का अकेला अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। फिर आती है राज्य सूची या स्टेट लिस्ट। अब इसमें वो विषय हैं जिनका सीधा ताल्लुक लोकल लेवल से होता है, जैसे पुलिस, खेती-बाड़ी या फिर जो हमारे लोकल मार्केट्स होते हैं वो। इन पर कानून बनाने की शक्ति हर राज्य की अपनी सरकार को दी गई है। और आखिर में आती है समवर्ती सूची, जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट भी कहते हैं। इसको एक तरह का कॉमन ग्राउंड समझिए, जहां केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। ये उन विषयों के लिए है जिन पर नेशनल और रीजनल दोनों लेवल पर तालमेल की जरूरत होती है। तो हमने इन 3 सूचियों के बारे में जान तो लिया, लेकिन सवाल ये है कि असल में इनके अंदर है क्या, कौन कौन से विषय आते हैं। चलिए कुछ पक्के उदाहरणों से इसे और अच्छे से समझते हैं। अच्छा, तो यहाँ एक फटाफट नजर डालते हैं। देखिए, जनगणना ये एक देशव्यापी काम है, तो ये गया यूनियन लिस्ट में। पुलिस और कानून व्यवस्था ये हर राज्य की अपनी अपनी होती है, तो ये है स्टेट लिस्ट में। और जनसंख्या नियंत्रण एक ऐसा मुद्दा जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर काम करना है, तो वो आ गया कॉन्करेंट लिस्ट में। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए। जैसे जनगणना को ही ले लीजिए। पूरे देश के हर नागरिक को एक साथ एक ही तरीके से गिनना है ना? तो इसके लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी तो चाहिए ही होगी, जाहिर सी बात है। इसीलिए ये यूनियन लिस्ट का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और पब्लिक ऑर्डर राज्य सूची में क्यों है? भाई सिंपल सी बात है, मुंबई की ट्रैफिक समस्या और बिहार के किसी गांव की कानून व्यवस्था की चुनौती, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। तो जो लोकल पुलिस है वो इन चुनौतियों को बेहतर समझती है और उसी के हिसाब से काम कर पाती है। और अब बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की। क्रिमिनल लॉ इसका एक क्लासिक उदाहरण है। मतलब चोरी की सजा पूरे देश में एक जैसी होनी चाहिए, ये तो केंद्र तय करेगा। लेकिन उस चोर को पकड़ने का काम, मामले की जांच करने का काम, ये सब कौन करेगा? राज्य की पुलिस और अदालतें। तो ये हुई एक साझा जिम्मेदारी। अच्छा, चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं ताकि तस्वीर एकदम साफ हो जाए। शेयर बाजार और पोस्ट ऑफिस जैसे मामले केंद्र के पास हैं। पब्लिक हेल्थ यानी लोगों का स्वास्थ्य, ये राज्यों का विषय है। और जानवरों पर होने वाली क्रूरता को रोकना, ये एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जो कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। तो यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, उन सब्जेक्ट्स का क्या जो इन तीनों लिस्ट्स में कहीं है ही नहीं? मतलब जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गई या स्पेस रिसर्च। जब संविधान बन रहा था तब इन चीज़ों के बारे में कौन सोच सकता था? तो हमारे संविधान बनाने वालों ने इसका भी एक हल निकाला। ऐसे सभी नए विषय जिन्हें रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स कहते हैं, उन पर कानून बनाने की पावर सीधे सीधे केंद्र सरकार को दे दी गई। लेकिन एक मिनट, क्या ये सूचियां हमेशा से ऐसी ही है? क्या ये पत्थर की लकीर है? जी नहीं। समय के साथ इनमें एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं काफी विवादास्पद बदलाव भी हुआ है। ये बदलाव आया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए। इसे तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इस एक संशोधन ने केंद्र और राज्यों के बीच जो पावर का बैलेंस था ना, उसे काफी हद तक बदल दिया। और इसका असर आज भी हम महसूस करते हैं। तो आखिर इस संशोधन ने किया क्या?
इसने 5 बहुत ही जरूरी विषयों को स्टेट लिस्ट से उठाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। इनमें सबसे अहम थे एजुकेशन और फॉरेस्ट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब इन पर सिर्फ राज्य नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी कानून बना सकती थी। और ये आंकड़े इस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाते हैं। देखिए, राज्य सूची में विषयों की संख्या 66 से घटकर 59 रह गई, जबकि समवर्ती सूची 47 से बढ़कर 52 हो गई। तो ये शक्तियों का केंद्र की तरफ एक क्लियर शिफ्ट था। तो इन सब लिस्ट्स और संशोधनों की तकनीकी बातों के बाद अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर ये पूरा सिस्टम इतना जरूरी क्यों है? इसका मतलब क्या है? देखिए, इसकी अहमियत 3 बड़ी बातों में छिपी है। सबसे पहली बात, ये एकदम साफ कर देता है कि किसका क्या काम है। इससे केंद्र और राज्यों के बीच टकराव की गुंजाइश कम हो जाती है। दूसरी बात, ये भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले आइडिया को मजबूत करता है, जहां एक तरफ नेशनल यूनिटी है तो दूसरी तरफ लोकल जरूरतों का भी सम्मान है। और तीसरी और सबसे अहम बात, ये सिस्टम फ्लेक्सिबल है, मतलब समय के साथ देश की बदलती जरूरतों के हिसाब से इसे ढाला जा सकता है, जैसा हमने 42वें संशोधन के केस में देखा। और इसी नोट पर हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जैसे जैसे भारत बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई नई चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, तो क्या लगता है, क्या भविष्य में कुछ और विषयों को एक लिस्ट से दूसरी में ले जाने की जरूरत पड़ सकती है? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।